आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। FIR क्या है? व्हेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज टू बी लॉन्च्ड, कब लॉन्च की जाती है? इन व्हाट ऑफेंसेस फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज टू बी लॉन्च, किन ऑफेंसेस में की जाएगी? एंड वेदर offense is committed in one place and the information may be lodged on another place, whether it is possible, क्या ये भी हो सकता है? Whether information relating to the cognizable cases be given by the electronic means, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी क्या दी जा सकती है क्या? तो ये सब आज सवाल होंगे। क्या इन्फॉर्मेंट जो देगा वो राइटिंग में देगा कि ओरली देगा? क्या अगर राइटिंग में देगा तो कैसे देगा? ओरल होगा तो क्या होगा? क्या जो सब्सटेंस दिया गया है रिलेटिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसको साइन भी करना है या नहीं करना है? देन आफ्टर, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अगेंस्ट द वुमेन अंडर सेक्शन 64 टू 70 ऑफ BNS, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो किनको दी जाएगी? अगर कोई पर्सन जो है, जो विक्टिम है, वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, फिजिकली मेंटली, तो क्या उसको थाने में आना जरूरी है इंफॉर्मेशन देने के लिए, या उनके रेजिडेंस पे होगी? उसका जो मामला है क्या वीडियोग्राफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? फिर बाद में जो है विक्टिम की जो है जुडिशियल स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? एंड लास्ट, जो पूरी इंफॉर्मेशन है जो लॉज की गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो कि एक कोई किताब रखी जाती है पुलिस ऑफ थाने में, जिसको GD कहते हैं, जनरल डायरी, उसमें जो लॉज की गई है जो इन्फॉर्मेशन है, क्या उसकी कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? विक्टिम को दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? और अगर कोई पर्सन ऐसे मामलों से एग्रीव्ड है, इंफॉर्मेशन देने आए थे थाना ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उन्होंने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी, नहीं माना, तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू यू? क्या क्या आपके पास उपचार है? किन उपचारों को आप ले सकते हैं, कर सकते हैं? ठीक है, ये सब हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है FIR का, वो वेदर डिले इन फाइलिंग एन FIR इज फैटल टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये भी हम पढ़ेंगे। वेदर टेलीफोनिक FIR इज एन FIR और नॉट, तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, और होप करते हैं आप लोग अटेंटिव रहेंगे पूरा क्लास में। अच्छी क्लास रहेगी, बहुत समझ में भी आपको अच्छा खासा आने वाला है। चलिए, तो हम थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? पहले तो बताइए, व्हाट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? एनीवन? Sir, it is an information given in oral or in writing to police officer in charge of police station as to commission of cognizable offence. गुड। और एनीवन एल्स? कोई और? व्हाट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? It is, a complaint made for the cognizable offences, where I can say the informations of all the informations of that particular offense is being mentioned in that complaint, and based on that, an investigation can be done. ओके, मतलब कि आप अगर कहें तो लेमन लैंग्वेज में आपने बताया, और तजीन के जो वर्ड्स है वो लीगल वर्ड्स है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज FIR?
First information report relating to the cognizable cases is given by an informant to the officer in charge of the police station, either by either orally or in writing or by electronic communication relating to the offense, whether it is committed in the jurisdiction of the police station or anywhere else. एनीवेयर एल्स जो वर्ड है ये ऐड किया गया है, पहले नहीं था, इसी को जीरो एफआईआर कही जाती है। एनीवेयर एल्स है ना, एक वर्ड होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, अंडरलाइन कीजिएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, ठीक है। व्हाई इट इज, क्यों कहा गया इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया? इट इज बीन गिवन बाय द इंफॉर्मेंट बाय police officer in charge of the police station orally. If it is been given orally, it has to be reduced into writing. The substance given by an informant orally, it must have to be written in writing and reduced into writing. And where it has been given in written or by electronic means, it must have to be signed by the person who has given such information, that is informant. ठीक है, इन्फॉर्मेंट को उसको साइन करने होंगे व्हेन इट हैज बीन गिवन orally or in writing. But when it has been given by electronic communication, अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया गया है, then it has to be signed within how many days? 3 days. 3 days. दिन के अंदर आगे उसको साइन करेंगे। कौन? इन्फॉर्मेंट साइन करेगा। क्लियर है बात? उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको 3 दिन के साइन करने के बाद, अगर वो ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट एफआईआर लॉज कौन करेंगे? वुमेन पुलिस ऑफिसर। ये सब लिखा हुआ मिलेगा, अभी हमने पहले बताया था, वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी। और अगर कोई पर्सन है हु इज फिजिकली डिसेबल्ड है तो एफआईआर जो है उनके रेजिडेंस पे जाके लॉन्च की जाएगी। अब उनके विक्टिम इज अ डिसेबल्ड पर्सन, देन इट हैज टू बी रिटन एट द रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन विक्टिम, ठीक है। देन इट सच इंफॉर्मेशन मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड, वीडियोग्राफ होनी चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऊपर दो बताई गई है, वुमेन से रिलेटेड और डिसेबल्ड पर्सन की, ठीक है। उसके बाद जो जुडिशियल स्टेटमेंट लिया जाता है विक्टिम का, उसको जो है उसकी रिपोर्ट, उसका स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से ले सकता है कि सर हमको दे दीजिए, ठीक है। देन आफ्टर फ्री ऑफ कॉस्ट फोटो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉपी दी जाएगी, किसकी? एफआईआर की कॉपी किसको दी जाएगी? सीआरपीसी में लिखा हुआ था कि इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, अब यहाँ विक्टिम सेंट्रिक भी हो गया, विक्टिम को भी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फोर्थ विधि एकदम से, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपने आप को एग्रीव्ड समझता है कि जहां पर कोई एफआईआर उन्होंने कराने गए और एफआईआर उनकी लॉज नहीं हुई, देन व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू हिम? क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? तो देखिएगा सेक्शन 173 क्लॉज 4 होगी, है ना, क्लॉज 3, क्लॉज 4 ये क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई पुलिस ऑफिसर को देता है और कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे एफआईआर लॉन्च नहीं करता, देन ही मे मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस। पुलिस सुपरिंटेंडेंट को, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट इस बात को सेटिस्फाई करने के बाद, यस इट इज अ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले, या तो वो खुद या किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो है डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्लियर है? इफ नो सच इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन हैज बीन मेड बाय द superintendent of the police in spite of making an application by the informant to the superintendent of police, he may by an affidavit make an application to the judicial magistrate. जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। क्लियर है बात? 175 क्लॉज
4 देखना, यही है ना, क्लॉज क्लॉज 3. 3, वो 156 3 हो गया, यहाँ 7 वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए जरा, तब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आएगा ना। पढ़िए पढ़िए, हु इज देयर, तजीन पढ़े। Chapter 13. Information to police and their powers to investigate. Section 173. Information in cognizable cases. Subsection 1. Every information relating to the commission of cognizable offence, irrespective of the area where the offence is अंडरलाइन, committed. अंडरलाइन कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, इसी को जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट कहां से आया था बताइए। व्हाट इज जीरो एफआईआर? तो मतलब किसी भी कोई भी, पुलिस स्टेशन में FIR करवा सकते हैं. it means where an offence has been committed in the local jurisdiction of one police station and it has been lodged into the another police station. सपोज कीजिए एक ऑफेंस हुआ है एक्स नाम की जुरिस्डिक्शन में, लेकिन आप कंप्लेंट लेके गए हैं, इंफॉर्मेशन लेके गए हैं वाई पुलिस स्टेशन में। तो वाई पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर है, ही इज बाउंड, वो बाउंड है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन लॉज करेंगे, ठीक है। लॉज करने के बाद आपको एक सीरियल नंबर के साथ आपकी इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको उसके बाद जो है वो सेम रजिस्टर्ड वो दूसरे थाने भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन लॉज होगी, किस केस में कही गई थी ये बात? ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है कहा था कि इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, the honorable supreme court has held that where cognizable offense have been committed, an FIR, first information report, may be lodged anywhere irrespective of the jurisdiction. क्लियर है बात? नेक्स्ट, May be given orally or by electronic communication to an officer in इलेक्ट्रॉनिक charge. कम्युनिकेशन क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? कहाँ लिखी है इसकी डेफिनेशन, कहाँ दी गई है इलेक्ट्रॉनिक 2-1I में. कम्युनिकेशन? 2-1I. 2-1I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दिया गया है ना, यस नो, याद आया कि नहीं? नेक्स्ट, If given first orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. ठीक है। क्या कह रहा है? नंबर 1, ओरली अगर दी गई है तो इट हैज टू बी रिड्यूस इनटू राइटिंग। हमने कहा ना कि वो राइटिंग में रिड्यूस की जाएगी, उसके बाद वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग एज अफोरसाइड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिवन इट। जो पर्सन उसको देता है वो साइन करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीलिम्स में सवाल आता है, FIR इज टू बी साइंड बाय, तो ऑप्शन मिलेगा विक्टिम, इंफॉर्मेंट, पुलिस ऑफिसर, नन ऑफ द अबव। कौन साइन करता है FIR को? इन्फॉर्मेंट। नेक्स्ट, Second, by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by person giving it. अगर And the इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू FIR लॉन्च की गई है, इट हैज टू बी व्हाट? इट हैज टू बी साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। क्लियर है बात? अब ये जो राइटिंग में जो इंफॉर्मेशन दी गई या जो रिड्यूस की गई राइटिंग में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से दी गई, इट हैज टू बी मेंटेन्ड in a diary. The diary name is general diary. General diary.
पढ़िए। And the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf. ठीक है, इस जो बुक है इसका नाम लिख लीजिएगा जनरल डायरी। प्रोविजो बताइए। Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 or 124 of Bharatiya Nyaya Samhita is alleged to have been committed or attempted, then such info shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन रिकॉर्ड करेगा? वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द वुमन अंडर सच एंड सच सेक्शन ऑफ द BNS, then the information shall be recorded by the woman police officer. क्लियर है बात? लेकिन अब आइए फर्दर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर ये सेक्शन है और ऐसी सेक्शंस में ऑफेंस हुआ है अगेंस्ट द वुमेन, वो टेम्परेरीली और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन है, तो अब उनके रेजिडेंस पर जाकर ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाएगी। पढ़िए। Provided further that in the event that the person against whom an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 or section 124 of Bharatiya Nyaya Samhita is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at the convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or social educator as the case may be. क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? नेक्स्ट। B. The recording of such information shall be videographed. वीडियोग्राफ होगी, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वीडियोग्राफ होगी। नेक्स्ट। C. The police officer shall get the statement of person recorded by a magistrate under clause A of subsection 6 of section 183 as soon as possible. ठीक है ना? जुडिशियल स्टेटमेंट लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट विक्टिम का अंडर सेक्शन 183, तो जो 183 क्लॉज 1 क्लॉज 6 सब क्लॉज ए में लिया जाता है जुडिशियल स्टेटमेंट, उसकी कॉपी किसको दी जाएगी? पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, क्लॉज 2 आई है। Subsection 2. A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or the victim. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दी जाएगी? इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को। अब देखिए, वेयर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल 3 to 7 years, up to 7 years, minimum 3 years and maximum 7 years. Generally, no first information reports has to be lodged. एकदम से लॉन्च नहीं की जाएगी, बट इट हैज टू बी इंक्वायर्ड इनटू। इंक्वायरी की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? नोट बिलो द रैंक ऑफ द पुलिस ऑफिसर। किसकी परमिशन से? डीएसपी की परमिशन से। कौन करेगा? एसएचओ। क्या करेगा? इंक्वायरी। कैसे केसेस में? जो ऑफेंसेस 3 साल से लेके 7 साल तक के, ये अभी ऐड किया गया, सीआरपीसी में नहीं था, 3 साल से लेके 7 साल तक के ऑफेंसेस में जनरली एफआईआर लॉन्च नहीं की जाएगी, जबकि इसमें इंक्वायरी की जाएगी विद द परमिशन ऑफ द डीएसपी बाय द पुलिस ऑफिसर। क्लियर है बात? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। लेकिन अगर वहां पर पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द प्राइमा फेसाई केस इज फेसाई केस हैज बीन मेट आउट दैट द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, प्राइमा फेसाई केस बनता है, देन ये माना जाएगा कि एफआईआर लॉन्च की जाएगी। पढ़िए जरा। Subsection 3.
without prejudice to the provision contained in Section 175 on receipt of information relating to commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more, but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, considering the nature and gravity of the offence, first proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in matter within a period of 14 days, or second, proceed with the investigation where there exists a prima facie case. जबकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखें आप, अगर आप एक केस देखिएगा जो हमने भी पीछे राइट डाउन कराया है, आपको नोट डाउन कराया है, ललिता कुमारी के केस में कहा कि वेयर देर एग्जिस्ट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू लॉज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विदाउट एनी प्रिजुडिस। किसी इफ एंड बट के आप यू आर बाउंड टू लॉज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नया प्रोविजन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 4 में जो है क्लॉज 3 में ऐड कर दिया गया है कि इफ देयर इज अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which is punishable 3 to 7 years. 3 to 7 years. The police officer with the prior permission of the district deputy superintendent of police may inquire into an offense whether a prima facie case is made out or not. कितने दिन में? 14 दिन में। अब ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे ही दी थी प्राइमा फेस कि अगर इफ देयर इज अ प्राइमा फेसी केस हैज बीन मीट आउट, prima facie case has been made out against an accused of the commission of cognizable offense, the police officer is bound to। देखिए ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या कोई जजमेंट आएगा, क्या होगा, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू लॉज एन एफआईआर। लेकिन यहाँ पे कह दिया अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है और 3 साल से लेकर 7 साल तक के लिए पनिशेबल है, तो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन के साथ क्या किया जा सकता है, ऐसे मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है कि प्राइमा फेसी केस मीट आउट होता है कि नहीं। क्लियर है बात? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज वेयर a person is an aggrieved, where a person is an aggrieved and no FIR has been lodged by the officer in charge of the police station, what are the remedies available to such person? ऐसे victim person को क्या remedy available है? तो clause 4 में हमने बताया था, पढ़िए। Subsection 4. Any person aggrieved by the refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by police officer subordinate to him in the manner provided by this Sanhita, and such officer shall have all the power of an officer in charge of police station in relation to that offence, failing which such aggrieved party may make an application to magistrate. क्लियर है बात? बात समझ में आई कि नहीं? देखिए पहली बात है कि वेयर एनी पर्सन इज एन एग्रीव्ड by the refusal of the officer in charge of the police station, उन्होंने आपके एफआईआर लॉन्च नहीं किए, तो आपके पास पहली रेमेडी क्या है कि आप अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 4 एप्लीकेशन दे सकते हैं राइटिंग में ऑफ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग टू द डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस, है ना?
और सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगा। क्लियर है बात? और अगर उसके बाद भी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आपकी एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लेता, व्हाट अदर रेमेडीज आर अवेलेबल टू यू? क्या रेमेडी है? देन यू में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट बाय एन एफिडेविट। एफिडेविट के थ्रू मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसको 156(3) कहते थे सीआरपीसी में। नाउ सेक्शन 175 क्लॉज 4 ही निकल रहा है, क्लॉज 3, 175 क्लॉज 3 पढ़िए भाई, 175 पढ़िए। अब सेक्शन सब पूरा कि 3 बस? पहले सेक्शन पढ़ के फिर 3। Section 175 Police officers' power to investigate cognizable case. ठीक है, Subsection देखिए 3. पुलिस ऑफिसर की पावर है, वो कॉग्निजेबल केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन 3 आई है। Subsection 3. Any magistrate empowered under Section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of Section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary, and submission made in this regard by a police officer, order such an investigation as above mentioned. क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है कौन? मजिस्ट्रेट। देखिए पहली रेमेडी क्या है आपके पास? अगर पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 1 आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन लॉन्च नहीं कर रहा है relating to the cognizable cases, then you may have a right to make an application to the superintendent of the police under section 173 clause 4 में। yes or no? then after उसके बाद अगर यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस आपके एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लेता, देन यू हैव अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3। ठीक है, दो रेमेडी होगी, तीसरी और है, यू कैन मेक अ कंप्लेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, कहाँ? अंडर सेक्शन 210 क्लॉज 1A। पढ़िए। The 2010 है। 210 पढ़िए। Section 210 Cognizance of offences by magistrate. Subsection 1. Subject to provision of this chapter, any magistrate of first class and any magistrate of second class, especially empowered in this behalf under subsection 2, may take cognizance of an offence a. upon receiving a complaint of facts, including any complaint filed by a person authorized under any special law which constitute such offence. ठीक है, देखिए क्या हुआ कि पहला आपको रेमेडी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए, वहां नहीं मिली, फिर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए एप्लीकेशन लेके आए, और थर्ड कंप्लेंट। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन आता है पूरा, अगर व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अ विक्टिम व्हेन इट हैज बीन रिफ्यूज टू फाइल एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो 3 ग्राउंड पता लग गए। चलिए अब आ जाइए बैक। आ जाइए। व्हाट इज, कुछ अब सवालात कर लेते हैं, अभी आपने कुछ पढ़ा देखा, कुछ सवालात हो जाए। व्हाट, अभी ये सब हो गया ना? हाँ हो गया। चलिए एक बार सेक्शन 175 भी देख लेते हैं, पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। याद रखिएगा, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन केस ऑफ द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल
offenses, cognizable cases, police officer is not bound to take a permission to investigate in a matter. The police officer may investigate without a prior permission of the court in case of the commission of cognizable cases. Yes, no. And police officer shall not be bound by the magistrate. That magistrate cannot stop him from investigating any matter. Is it clear? कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, नो पुलिस ऑफिसर शैल बी directed to stop the investigation where an offense has been committed is a cognizable case. ठीक है? The police officer shall have a right to investigate into a commission of a cognizable offense without the prior permission of the magistrate. हाँ, magistrate shall have the right to direct तो कर सकता है कि आप जाइए इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन स्टॉप नहीं कर सकता. देखिए, पढ़िए 175. Section 175. Police officer's power to investigate cognizable case. Subsection 1. Any officer in charge of a police station may, without the order of magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over local area within the limit of such station would have a power to inquire into or try under the provision of Chapter 14. क्लियर है बात? नेक्स्ट. Provided that, considering the nature and gravity of offence, the Superintendent of Police may direct the Deputy Superintendent of Police to investigate the case. ठीक है. सपोज देखिए, अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस है रिलेटिंग टू द रेप एसेट्रा और ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन, दोज हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस. डीएसपी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. उनका नोट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, से कम का रैंक का नहीं करेगा. तो ये कहा गया है कि ड्यू टू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में डायरेक्ट टू द Deputy Superintendent of the Police to investigate into a matter. क्लियर? अब आ जाइए क्लॉज 2. अगर किसी, लेकिन फिर भी where an offense have been investigated by an officer in charge of the police station who was not empowered, it shall not be come into the question. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, किसी ऐसे ऑफिसर ने कर दी इन्वेस्टिगेशन जो एम्पावर्ड नहीं था, तो इसको जो है कोई क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा. क्लॉज 2. Subsection 2. No proceedings of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. क्लियर है बात? Now, what is the objective of first information report? What is the object? Why first information report is to be lodged? Sir, to set criminal law in motion. To set a criminal justice system into a motion. ठीक है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाने के लिए जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च की जाती है. ठीक है? एंड because every minutes, every facts relating to the case cannot in every minute be writing, be tell, नहीं बताया जा सकता, नहीं राइट किया जा सकता. That's why the first information report is to be lodged for the purpose that the criminal justice system is set to the motion. लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए. Primary object of FIR is to set
the criminal justice system, to set the criminal justice system into a motion. And it may not be possible to give every minutes it may not be possible to give every minute detail with unmistakable precise in the FIR. Unmistakable precise in the FIR. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, whether an FIR is a proof of a case, whether FIR is itself a proof of a case. नो सर। नहीं, क्योंकि गलत FIR भी हो सकती है ना, प्रूफ ऑफ केस नहीं है। लिखिए FIR itself is not proof of a case, but it may be used in a case to corroborate or contradict. ठीक है, corroborate करने के लिए और contradict करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट सर ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी है ना? नहीं, तो सर जैसे डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम किसी तो वो सब सब्सटेंटिव पीस एविडेंस नहीं है FIR। corroborative अंडर सेक्शन 160 ऑफ द BSA 157 में जो है ये corroborative है। एविडेंस के सेक्शन 157 में corroborative है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो FIR हो ही नहीं सकती। It may use only for the corroboration or contradiction. Corroboration under section 160 of the BSA and contradiction under section 148 of the BSA. समझ गई आप? नेक्स्ट सेकंड है नहीं लिखो। अब तो अब क्या सबसेक्शन 3 तो पढ़ ही चुके हैं। नहीं पढ़ा था क्या सबसेक्शन 3? पढ़ा दिया था। है पढ़ लिया था ये तो, है ना। सवाल पूछा जाता है टेलीफोनिक मैसेज और FIR। देखिए पहले CRPC में टेलीफोनिक मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक मींस का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का नहीं दिया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कोई चीज दी गई है तो वेदर इट इज एन FIR और नॉट। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया ना पूरा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जा सकती है, यस नो। बट सच कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बी क्रिप्टिक नहीं होनी चाहिए, गुप्त नहीं होनी चाहिए, हिडन नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए एक सवाल आता है, एक मर्डर हुआ, सपोज करिए A ने B को रात में, एक आदमी जो है बाजार से जा रहा था, हाईवे से जा रहा था, हाईवे पे देखा A ने B को गोली मारी और एट ए स्पॉट B की डेथ हो गई। वहां पर एक X नाम का पर्सन था, उन्होंने जो है 100 नंबर पर कॉल की और उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, सर यहाँ पर मर्डर हो गया है। वेदर द टेलीफोनिक कॉल इज ट्रीटेड एज एन FIR।
और नॉट? बताइए। नो सर। और कोई यार, सब क्या इनके अलावा नहीं पता क्या किसी को कुछ? यहाँ तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी रहते हैं, क्या उनको भी कोई नॉलेज नहीं है क्या? जो बहुत तेज तेज बोलते हैं, आगे आगे चलते हैं, फख्र महसूस करते हैं। हैं? सर FIR नहीं होती क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन में। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन नहीं है ये, मुझे बताइए। जो मैंने जो सवाल किया है, मैं क्रिप्टिक और ये पूछ ही नहीं रहा। माइक इज नॉट वर्किंग। है भाई, वर्किंग नहीं है मेरा माइक। अरे तुम हो थोड़ा ही वो होशियार, वो कोई और है। ठीक है। देखिए, मेरा सवाल ये था कि क्या ए ने जब बी को गोली मारी, एक्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसने कहा कि सर यहाँ ए ने बी को गोली मार दी है, तो क्या ये एफआईआर है कि नहीं है? है तो सर ये क्यों, नहीं है FIR तो है। क्यों? सर ये FIR है। ये एफआईआर नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के नंबर, देर आर नंबर ऑफ द जजमेंट्स इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट the person has not informed about the information relating to the murder. He only state the fact कि यहाँ मर्डर हुआ, आप आ जाइए देख लीजिए। He hasn't complained anything. उसने नहीं कहा कि आप एफआईआर लॉन्च कर लीजिए। इन्फॉर्मेंट कौन बनेगा? उन्होंने कहा कि आप आ जाइए देख लीजिए। लिखिए सर जरा। जी सर जी। लेकिन एक केस था सोमा भाई करके, सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इवन अ लिखिए। टेलीफोनिक मैसेज इफ इट डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस में कॉन्स्टिट्यूट FIR। तो सर ये एक हिसाब से तो कॉग्निजेबल केस ही तो था, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ मर्डर ना, तो FIR तो नहीं नहीं हो गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए, इसने सही बात लिखी है कि अगर अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली, द पुलिस ऑफिसर मे बी द इंफॉर्मेंट, एंड व्हेन ही लॉन्च सच एन एफआईआर, ही मे बी ट्रीटेड एज ए इंफॉर्मेंट। समझ गई? वो पर्सन इंफॉर्मेंट नहीं है, वहां एफआईआर नहीं होगी उनके उससे। पढ़िए, लिखिए। तो इसी में एक और केस था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद, जिसमें लिखिए पटाई। लिखिए पहले। इफ इफ if the telephonic message is not cryptic, and if the telephonic message is not cryptic, and due to the information due to the information provided, the police officer is satisfied prima facie prima facie of the commission of cognizable case, and records of facts or statement record of facts or statement made by a person who sent by message, then such statement may be a statement under section 162 CRPC oblique 181 BNS on behalf of a person to a police officer during the time of examination
hence it will not be treated as an FIR. ठीक है, क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए, गुप्त नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेंट जो है खुल के कहना चाहिए, सर वहां लिखिए आप, इस तरह की कंप्लेंट होनी चाहिए। ठीक है, जेसिका लाल का भी केस है इसमें, जेसिका लाल मर्डर केस, सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस एनसीटी दिल्ली। लिखिए, देखो यहाँ पे पुलिस ने यही कहा, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर क्या था कि जहां पर कोई टेलीफोनिक कॉल है या टेलीफोनिक कॉल में वो क्रिप्टिक है, गुप्त है चीजें, अगर क्रिप्टेड ना होती तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्या कहा, देखिए कितना अच्छा यहाँ कोर्ट ने कहा है कि the Supreme Court in this case ruled out that the possibility of cryptic message to be treated as FIR and stated that cryptic telephonic message not to be treated as an FIR as their object is only to get the police to the scene of offense and not to register as an FIR. समझ रहे हैं आप? Here the telephonic call made by a person relating to the commission of an offense was not to registered as an FIR, information as an FIR, but to put a police into a scene. क्लियर है बात? फिर आगे क्या कहा? Supreme Court further ruled out that information given by any individual on telephone to police is not for the purpose of the lodging of FIR to a police is not for the purpose of lodging of an FIR, but rather to request the police to reach the place of occurrence, ठीक है? लेकिन अब ये सीआरपीसी से जब बात करते थे कि टेलीफोनिक, अब तो टेलीफोनिक भी हो सकती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें टेलीफोन वर्ड भी यूज किया गया है। पढ़िए जरा 2I में पढ़िए जरा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या कहता है। 21I. Electronic communication means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred, whether from one person to another, or from one device to another, or from a person to a device, or from a device to a हाँ person. ठीक है, आगे आइए, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग अ टेलीफोनिक, मोबाइल फोन और अदरवाइज वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? होगा, लेकिन यहाँ पर भी द सिचुएशन इज सेम, यहाँ पर भी सिचुएशन सेम आएगी कि द वेदर वाज इंटेंडेड टू रजिस्टर्ड एज एन एफआईआर और टू पुट अ पुलिस इनटू अ सीन। समझ रहे हैं आप? रूल अभी भी वही रहना है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है बात? व्हाट
what are the effects of delay in lodging FIR? Effects of delay in lodging FIR. सपोज एक ऑफेंस हुआ 1 जनवरी 2015 को, अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं की गई, बट इन द ईयर ऑफ 2025 10 साल बाद जो है जनवरी में जो है FIR लॉन्च कराना चाहते हैं, वेदर FIR may be lodged or not. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनरली lodging is an FIR where FIR is lodged not to disturb an accused person or any person, or not to falsely claim against a person who have not committed an offense, where such information is satisfied to be a real or apparent, an FIR may be lodged. अगर लगता है पुलिस ऑफिसर को कि रियल है, अपरेंट है, प्राइमरी फेसाई केस सबमिट आउट हुआ है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, देन पुलिस में लॉज एन FIR. लिखिए, इन P. Rajgopal versus State of Tamil Nadu, Supreme Court has enunciated that the delay may be condoned. डिले को माफ किया जा सकता है if complainant delay may be condoned if complainant appears to be reliable and without any motive for implicating the accused person falsely. क्लियर है? Where देखिए, court has further provided that where delay is satisfactory explained, the court will decide the matter on merit without giving much importance to such a delay. इसमें केस ये राजगोपाल 2019 का लीडिंग केस है, सॉरी रिसेंट केस है, लीडिंग केस इस पे लिखे एप्रन APPREN जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. क्लियर है बात? What is the evidentiary value of first information report? बताइए. सर अभी तो आपने बताया था it can be used only for corroboration and contradictory purpose. Why it is not a substantive piece of evidence? वैसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है?
कोरोबरेटिव क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, पता है आप लोगों को? जी सर, दर्द है मेरा अभी भी, ये याद रखिएगा अच्छा खासा। हम्म। क्या होता है सब्सटेंटिव? इट कुड बी फैब्रिकेटेड, ये क्या है? व्हाट कुड बी फैब्रिकेटेड? अच्छा, एफआईआर। नहीं, देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट is only a report relating to the commission of a cognizable offense. It is not an evidence. It is not an evidence of a fact where it has been substantially proved that such person has committed an offense. Is it clear to you? Because the person who is giving an information, जो पर्सन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, where a person who is giving an information relating to the commission of the cognizable offense is not a witness. He is merely an he is merely a informant. He is merely a informant where such person has given an information relating to the cognizable case or cognizable offenses. Such person, if he has made any statement relating to the commission of a cognizable case, भाई कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसने एक स्टेटमेंट लिखवाया कि सर ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ, मैंने देखा कि ए जो है बी को जो है गोली से मारा है, और उन्होंने एफआईआर लिखवाई। लेकिन व्हेन ही हैज बीन अपीयर्ड बिफोर ही हैज बीन अपीयर्ड एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बिफोर द कोर्ट, मना कर दिया उसने, कहने नो सर, मैंने नहीं देखा था कि ए ने बी को जो है गोली से मारा, उस दिन आई वॉज समवेयर एल्स, पिलियो फैलिबाई ले रहा है सर, बिकॉज police has forced me to state this and this, therefore they have written and I have signed that fact, but I was not present at that time, it had not been committed in front of me. लेकिन अगर एफआईआर में लिखा है और पुलिस प्रूव कर पाई, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी अंडर सेक्शन 148 ऑफ बीएस से कि सर जो इनके द्वारा प्रीवियस स्टेटमेंट जो राइटिंग में दिया गया है, इन्होंने इंफॉर्मेशन राइटिंग में लिखवाई थी, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, पहले ये लिखवा चुके, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या जा सकता है, खाली प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है उनका स्टेटमेंट। या अगर वो जाके उन्होंने कहा कि हाँ सर, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आए और कहा कि हाँ सर, मैंने देखा था दिस एंड दिस तारीख को जो है ए बी को गोली से मारा था, इसको कोरोबरेट किया जा सकता है। कहाँ कोरोबरेट किया जा सकता है? अंडर सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 160 बीएस से। क्लियर है बात? बट इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। क्यों सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है? बिकॉज इंफॉर्मेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, समझ रहे हैं आप? केस लिखिए, शंभुदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम, शंभुदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ठीक है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट is not a substantive piece of evidence, is not a substantive piece of evidence. It may only be used, it may only be used to contradict or corroborate, contradict or corroborate. क्लियर है बात?
और बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जी, किसी को कुछ ये समझ में आया आपके? हैं? अच्छा, ये पूछा था, एक बार ये सवाल आया था, अभी जो हमने 175 क्लॉज 3 पढ़ा, इसमें पूछा गया था कि वेदर मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट इनटू द केसेस विच आर प्री कोग्निजेंस और पोस्ट कोग्निजेंस। अभी आपको यही समझ नहीं आ रहा होगा प्री कोग्निजेंस क्या है, पोस्ट कोग्निजेंस क्या है? पता है कुछ? प्री कोग्निजेंस, पोस्ट कोग्निजेंस? हम्म, बताइए, एनीवन? प्री कोग्निजेंस होता है 190 सीआरपीसी, अब 210, इनसे पहले मैटर। देखिए स्टेजेस है, अब यहाँ इन्वेस्ट एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद एग्जामिनेशन होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद स्टेटमेंट लिया जाएगा, ठीक है, 183 का स्टेटमेंट लिया जाएगा, विक्टिम का और एक्यूज का, दोनों के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। उसके बाद जो है एक रिमांड के लिए किया जाएगा कि सर हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिमांड होगी, रिमांड के बाद जो है क्लोजर रिपोर्ट होगी, डिस्क्लोजर रिपोर्ट होगी, ठीक है, और अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट बनने के बाद, चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट बनने के बाद मैटर जो है कोग्निजेंस अब कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी, वो चार्जशीट, अब चार्जशीट देके कोर्ट कोग्निजेंस लेगी, ठीक है, कोग्निजेंस लेगी, कौन से सेक्शन में? 210 में। अब वो कोग्निजेंस लिया, तो यहां सवाल ये कोग्निजेंस लिया, ये मैटर आया। दूसरा मैटर, दूसरा मैटर है, देखिए सेक्शन होगा 225, 225, देखिए जाके जरा, ये कोग्निजेंस के बाद का सेक्शन है, हाँ ना? जी सर, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू प्रोसेस है 225? जी सर, यही है। नहीं नहीं नहीं, इशू प्रोसेस नहीं होगा 225। सर यही है सर। अरे कहाँ हो यार आबिद, कोई मतलब कहाँ The तजीन है? postponement of issue process है 225। बोल क्यों नहीं रही हो फिर? पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर पोस्टपोनमेंट किया गया इशू ऑफ प्रोसेस को, यहाँ पर भी डायरेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ जो सवाल, ये पोस्ट कोग्निजेंस है, तो सवाल पूछा गया कि सर जो ये सेक्शन 156(3) नाउ सेक्शन 175 क्लॉज 3 की जो पावर है मजिस्ट्रेट के पास, ये प्री कोग्निजेंस है कि पोस्ट कोग्निजेंस है? अब समझ में आया क्वेश्चन? क्या प्री कॉग्निजेंस वाले मैटर में जो है डायरेक्ट कर सकता है या पोस्ट कॉग्निजेंस वालों में भी कर सकता है? तो कोर्ट ने यहाँ पर जो है कहा नहीं, कहीं पूरे सेक्शन 156(3) में कहीं पर नहीं लिखा कि दिस पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट लाइज ओनली ऑन इनटू द मैटर्स विच आर प्री कॉग्निजेंस, बट दे ऑल्सो अप्लाइज टू द पोस्ट कॉग्निजेंस केसेस। लिखा है कि कहीं ऐसा कुछ बात? लिखिए, विनू भाई हरि भाई, वेनु भाई हरि भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 3 जज बेंच थी, ये केस बहुत बार पूछा गया है, वेनु भाई हरि भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। समझ आया क्या कहा था इस केस में? जी, लिख लेंगे कि लिखवा दे? बताइए।
चलिए, क्लियर है ना बात? अब आ जाइए सेक्शन 175 क्लॉज 4। चलिए इसको देख लीजिएगा, ये पहले नहीं था, अब ऐड किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑफेंस जो है, कंप्लेंट जो है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट बनी है, तो पब्लिक सर्वेंट के मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है पहले वहां के सुपीरियर ऑफिसर से उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी, और वहां जो भी एजर्शन उनके द्वारा लिया जाएगा कि क्या इनके एजर्शन थे, वो लिया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, कब लॉन्च की जाती है, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, डिले इन लॉजिंग एफआईआर इफेक्ट क्या होगा, टेलीफोनिक एफआईआर की क्या वैल्यू है। ठीक है, टेलीफोनिक में हमने जेसिका लाल का केस आपको बताया, और डिले में एप्रन जोसेफ का बताया, है ना। एनसीआर और पढ़ लें, बस एक और सेक्शन है एनसीआर, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नॉन कॉग्निजेबल केसेस। देखिए जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, इन सच ए केसेस द पुलिस शैल नॉट unless it has been ordered by the magistrate empowered to take a cognizance। जब तक के पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिली रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल कमीशन ऑफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करेंगे अपनी जनरल डायरी में। देन आफ्टर डायरेक्ट द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट empowered टू टेक अ कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट उसमें जो empowered है कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसके पास भेजेंगे। मजिस्ट्रेट को लगता है तो मजिस्ट्रेट वहां से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देंगे, पुलिस ऑफिसर खुद से नहीं करेंगे। पढ़िए जरा। Section 176 Procedure for investigation. 174। Sorry, sir. Section क्या क्या है बस? 174 Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. Subsection 1 When information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limit of such station of non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf, and first refer the informant to the magistrate, second forward the daily diary report of all such cases fortnightly to the magistrate. क्लॉज 2। Second, no police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having a power to try such case or commit the case for trial. ठीक है ना, जो जो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ट्रायल करने के लिए, वो मजिस्ट्रेट ही इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा, और नहीं। अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देता है जो एम्पावर्ड नहीं है, व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा बताइए? 506 क्लॉज बी में 506 क्लॉज बी में प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। पढ़िए। बड़ा टाइम लगाते हैं। Section 506 Irregularities which do not vitiate proceeding. If any magistrate not empowered by law to order under Section 174 the police to investigate an offence. ठीक है ना, विशिएट नहीं होगी प्रोसीडिंग। क्लियर है बात? क्लॉज 3। Subsection 3 Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of police station may exercise in a cognizable case. ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जो पुलिस ऑफिसर्स की पावर होगी वो क्या होगी? सब पावर वही होगी जो कॉग्निजेबल केस में है, एक्सेप्ट अरेस्ट विद वारंट। अरेस्ट करना, जो वारंट के बिना अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट नहीं कर पाएंगे बस, और सब पावर है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर 2 और मोर कोई नॉन कॉग्निजेबल केसेस है, लेकिन उन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एक या उससे ज्यादा जो है कॉग्निजेबल केसेस है। सपोज करिए देयर आर नंबर ऑफ 10 केसेस, पर्सन हैज कमिटेड 10 number of the cases of the cognizable offense and 1 is non-cognizable, 10 is non-cognizable, तो क्या माना जाएगा? cognizable। पढ़िए। Subsection 4. Where a case relate to 2 or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable. ठीक है ना, अदर चाहे नॉन कॉग्निजेबल भी हो, लेकिन अगर उनमें से एक भी कॉग्निजेबल है तो केस पूरा कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू सो मच।